क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। तो चलिए हम रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा को समझते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करने वाले कारक: पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, गैस का निकास या उत्सर्जन। चौथा, तापमान में परिवर्तन। रासायनिक समीकरण: किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यह तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यह तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को परिवर्तित कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यह तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम: यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी बंद व्यवस्था में द्रव्यमान सदा ही संरक्षित रहता है। वह ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। द्रव्यमान का ना ही सृजन हो सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है और इसे चरणवश हम लोग समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले Na यानी सोडियम और बाद में O यानी ऑक्सीजन और H यानी हाइड्रोजन को चुनना चाहिए। दोनों तरफ एक एक सोडियम परमाणु है, इसलिए इनकी संख्याएं बराबर करने की जरूरत नहीं है। समीकरण में बराबर के दोनों तरफ ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या भी बराबर है, अर्थात यहाँ इसे भी संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, समीकरण में बाईं ओर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है और दाईं ओर हाइड्रोजन इसकी संख्या 3 है, इसलिए हम दाईं ओर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सम करने के लिए NaOH में 2 से गुना करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं
Na प्लस H2O बराबर 2NaOH प्लस H2O। पांचवा, अब समीकरण के दाईं ओर H परमाणु की संख्या 4 हो जाती है। अब बाईं ओर इसकी संख्या 4 करने के लिए Na और H2O में 2 की गुणा करेंगे। अब हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है जो पूर्णतः संतुलित है। 2Na प्लस 2H2O बराबर 2NaOH जोड़ H2O। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो रासायनिक अभिक्रियाएं मूलतः 5 प्रकार की होती है। पहला, संयोजन अभिक्रिया, इसका अंग्रेजी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। दूसरा, वियोजन या अवघटन अभिक्रिया, इसका अंग्रेजी वर्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया, इसका इंग्लिश वर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चौथा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका इंग्लिश वर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पांचवा, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, इसका इंग्लिश वर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। अब हम सभी को एक एक करके समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब कली चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण होता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है। CaO प्लस H2O बराबर CaOH2 हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब प्राकृतिक गैस का हवा में दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्पन्न करते हैं। इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। CH4 प्लस 2O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और ऊष्मा निकलती है। यहाँ हम देख सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा निकलती है, एनर्जी। वियोजन अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद 2 या अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब फेरस सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है तो फेरस सल्फेट वियोजित होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ उदाहरण देख सकते हैं 2FeSO4 बराबर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो यह वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2। नोट, संयोजन प्रतिक्रियाएं ज़्यादातर ऊष्माक्षेपी होती है। वियोजन अभिक्रियाएं ज़्यादातर ऊष्माशोषी होती हैं। विस्थापन अभिक्रिया,
इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। जैसे इस अभिक्रिया में लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, जिससे यह कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। चौथा, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। पांचवा, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग उपचयन अभिक्रिया को समझेंगे। इसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। उदाहरण, सल्फर हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयुत होता है। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। जैसे यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O, H2S प्लस Cl2 बराबर 2HCl प्लस S। संक्षारण। जब कोई धातु जल और वायुमंडल के संपर्क में आती है तो नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण यह धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात धातु धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, कॉपर व पीतल की सतह पर हरे रंग का परत बनना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में NCERT में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, और अगर इस वीडियो के PDF को चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।